Today we will discuss the physics behind the spin bowling. Okay, तो स्पिन बॉलिंग में फिजिक्स की कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, है ना, वो मैं आपको सिखाऊंगा आज। तो इसमें दो फायदे हैं, है ना। आप अगर क्रिकेट खेलते हैं, स्पिन बॉलिंग करते हैं, है ना, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तब तो बहुत ही अच्छा है ना। आप यहाँ से इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम, है ना, वेक्टर, फ्रिक्शनल फोर्स, वो सारी चीज़ें हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे आप क्रिकेट कमेंट्री सुनते होंगे तो उसमें कई बार ऐसा आपने सुना होगा कि भी ज़्यादा फ्लाइट देंगे तो स्पिन ज़्यादा होती है ना, लो ट्रेजेक्टरी पे, या तेज बॉलिंग में थोड़ी कम हो सकती है। रफ सरफेस का क्या इंपॉर्टेंस है ना। कई बार आपने सुना होगा कि भी वो 90 पे बॉल टर्न हो गया है, नहीं, एक सेमीफाइनल था इंडिया श्रीलंका का, उसमें ऐसा सुना होगा आपने कि भाई 90 पे एक बॉल टर्न होकर के आया, तो क्या ये पॉसिबल है कि भाई 90 पे टर्न हो जाए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फिजिक्स, है ना। तो वो तमाम चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, है ना। और आप थोड़ा सा टाइम लगाओ, बहुत आपको समझ आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझ आएगा, है ना। मेरे ख्याल से बिना स्ट्रेस के बहुत कूल होकर के ध्यान दीजिए, है ना। तो देखो, स्पिन बॉलिंग में क्या है, कोई भी लेग स्पिन ले लो, ऑफ स्पिन ले लो। लेग स्पिन से मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई लेग स्पिन है, तो लेग स्पिन जब आप कराते हो तो कौन कौन से पॉइंट पे ध्यान देने की जरूरत होती है और उसके पीछे फिजिक्स क्या है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पिन हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो देखिए, जैसे आप स्पिन बॉलिंग की बात करते हैं, है ना, तो जो बॉल स्पिन होता है, ठीक है, वो क्या होगा, बॉल गिरने के बाद स्पिन होता है ना। तो देखो, लाइक मैंने ये सरफेस आपको दिखाने की कोशिश की, ठीक है। तो अब देखो कि भाई पहले बॉल जो स्पिन होने का मतलब क्या हो गया कि लाइक स्ट्रेट पाथ पे आ रहा है, मतलब स्ट्रेट ट्रेजेक्टरी है, गिरने के बाद क्या होगा, स्पिन होगा, ठीक है। तो स्पिन क्यों हो रहा है, मतलब वहां से जो टर्न हुआ बॉल, है ना, भाई उसके पीछे कोई फिजिक्स तो होगा। तो यहां से शुरू करेंगे, फ्रिक्शन का रूल समझ आएगा, फिर यहां से नॉर्मल रिएक्शन और हाई ट्रेजेक्टरी, लो ट्रेजेक्टरी, स्पिनिंग द बॉल, वो सारी चीजें आपको समझ आएंगी भी, है ना। तो इसको ऐसा समझ लीजिए आप कि भाई बॉल जैसा मान लो यहां पे अर्थ के कॉन्टैक्ट में, ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, ठीक है। अब ये समझना कि लाइक यहाँ पे ये बॉल आया है, तो जिस समय ये कांटेक्ट में आता है पिच के, उस मोमेंट पे क्या हो रहा होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फिजिक्स, ताकि वो लेग स्पिन हो जाता है ना। तो देखो, जैसा आपने सुना होगा, या फिर अगर आपने क्रिकेट खेली है तो एक बार जरूर ट्राई किया होगा, और अगर आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो भी मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक ये क्रिकेट बॉल है, ठीक है। तो अब अगर यहां से अगर इसको लेग स्पिन कराते हैं आप, है ना, तो मेरे ख्याल से ऐसा घुमाते हो बॉल को, नहीं, इस तरह से, तो बॉल ऐसा स्पिन करता हुआ जाता है, ठीक है। बॉल गिरने के बाद लेग स्पिन होता है। अगर ऑफ स्पिन कराना हो तो आप ऐसा घुमाते हो, तो बॉल गिर करके इस तरफ घूमता है ना। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट समझ ले, जो पहला स्टेप आता है कि भाई हम लोग ऐसा क्यों घुमाते हैं लेग स्पिन के लिए, और ऐसा क्यों घुमाते हैं ऑफ स्पिन के लिए, है ना। तो फिजिक्स के हिसाब से क्या हो सकता है, तो देखो, फ्रिक्शन में आपने ऐसा पढ़ा हुआ है कि यार फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। देखिए, अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स की बात करूं, मतलब सबसे पहले जो फिजिक्स का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें आएगा वो फ्रिक्शनल फोर्स है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स मैंने आपको सिखाया हुआ है कि ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है, या फिर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। समझ आ रहा है। अब लाइक बॉल को हमने ऐसा लेग स्पिन के लिए फेंका हुआ है, देखना समझना। तो बॉल को अगर लेग स्पिन के लिए फेंका हुआ है, तो मान लो कि ये पिच है, मतलब ये आप इस तरफ से ये बॉल फेंका जा रहा है, ऐसा मैंने ऐसा फेंका, है ना। तो जिस समय ये ग्राउंड को पिच के कांटेक्ट में आ रहा होगा, सपोज ये बॉल आया, है ना, ये देखना ध्यान से समझना कि भाई ये बॉल ऐसा है और पिच के कांटेक्ट में, ये तुम्हारा पिच हो गया है, ठीक है। तो अगर हमने ऐसा करके फेंका हुआ था, तो जिस समय वो पिच को, ग्राउंड को टच करता है, कांटेक्ट में आता है, उसमें ये इस तरह से स्पिन हो रहा होता है। समझ आ रहा है। तो देखो, अगर ये ऐसा स्पिन हो रहा है, देखिएगा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि लाइक ये ग्राउंड है ना, और यहां पे आपने बॉल को ये लैंड कर रहा है, ठीक है, और इसकी स्पिनिंग की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। तो अगर बॉल इस समय इस तरफ स्पिन हो रहा था, तो टेंडेंसी किधर है स्लाइडिंग की, बैकवर्ड डायरेक्शन में। आप यहां से ध्यान से समझिए कि भाई बॉल अगर हमने स्पिन करा के फेंका हुआ है, लेग स्पिन के लिए हमने फेंका है, तो बॉल देखो यहां से आया, और ये जब लैंड कर रहा है बॉल, ग्राउंड के कांटेक्ट में आ रहा है, उस समय स्पिनिंग की टेंडेंसी बैकवर्ड है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या आ जाएगा, डायरेक्शन इसका क्या होगा,
भाई उस टेंडेंसी को अपोज करेगा ना, तो यहां पे जो फ्रिक्शन आना चाहिए वो किस डायरेक्शन में आएगा बताइए भाई, उसको अपोज कर रहा होगा। तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स उस मोमेंट पे जैसे बॉल कांटेक्ट में आता है वो इस तरफ आ गया। यहां तक तो समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो एक स्टेप मैंने पहला स्टेप आपको सिखाने की कोशिश की कि यार जब आपने बॉल फेंका है ना, लेग स्पिन के लिए फेंका है, तो बॉल को इस तरह से घुमा के आपने फेंका है, तो बॉल जैसे ग्राउंड के कांटेक्ट में आ रहा है, टेंडेंसी स्पिनिंग की बैकवर्ड थी, तो फ्रिक्शन क्या आ गया, इस तरफ आ गया। ध्यान से समझ आ रहा है। ये इधर विकेट है, मैं ऐसा दिखा रहा हूं कि भाई बॉल यहां पे गिरा है, अब ये इस तरफ क्यों आता है यार, ये फ्रिक्शन फोर्स तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आया होगा है ना, कि भाई जितने टाइम तक बॉल कांटेक्ट में होगा पिच के उतने टाइम तक ही फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, नहीं उससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो यार उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या इसने इतना चेंज इन मोमेंटम ला दिया। अब इसको समझेंगे, यहां तक समझ आ रहा है। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये इंपल्सिव फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। क्यों हो गया ये देखना, क्योंकि जिस समय ये लैंड करता है उस समय जो नॉर्मल रिएक्शन आता है वो क्या हो जाएगा, इंपल्सिव नेचर का होगा। वो क्यों हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए इस डायग्राम में ये समझ आ रहा है कि भी फ्रिक्शनल फोर्स इधर आया, क्यों आया ये पता लग गया। अब आपको मैं सिखा दूंगा कि बॉल टर्न क्यों लेगा, और जब टर्न लेगा तो भी कितने एंगल पे हो सकता है, और क्या क्या कंडीशंस और क्या क्या सिचुएशंस हम लोग चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं है ना, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जिससे स्पिन ज़्यादा हो कम हो है ना। तो यहाँ तक समझ आ गया, कोई डाउट है इसमें, नहीं। अब बॉल के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मैं ठीक से बता रहा हूँ आपको है ना। तो लाइक देखिए ये मान लो कि ये पिच है ना, तो यार इसको एक्स एक्सिस लिख लो, नहीं ये बॉलर सेंड हो गया, मतलब ये अंपायर हो गया आपका यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये बैटिंग मतलब बॉल यहां से फेंकेंगे आप और ऐसा जाएगा है ना, तो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और यहां से जो परपेंडिकुलर लाइन है वो क्या हो गया, वाई एक्सिस है, ठीक है। यहां से आप देखिए तो ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, और ये परपेंडिकुलर लाइन क्या है, ये वाई एक्सिस है, समझिएगा है ना। अब देखिए यहां पे दिस वन इज वाई एक्सिस और ये क्या है, एक्स एक्सिस। अब बॉल आपने फेंका ऐसा है ना, ये बॉल की इनिशियल ट्रेजेक्ट्री भी बिफोर कोलिजन जो है लाइन वो ऐसा दिखेगा। यहां तक समझ आ रहा है। ये बॉल ग्राउंड के कांटेक्ट में जब आता है तो ये दिख रहा है आपको, ठीक है। यहां तक समझ आया। ये अलग डायग्राम है, ये मैंने मतलब बॉल को अलग से दिखाया था कि फ्रिक्शन इस तरफ क्यों आया, टुवर्ड्स द विकेट क्यों आ गया है ना, वो स्पिनिंग का क्या रोल था जो आपने हाथ घुमा करके उसको फेंका था है ना। अब देखिए यहां पे अगर आप देखोगे तो अब मैं एक्स एक्सिस को अलग से दिखा रहा हूं आपको और वाई एक्सिस को अलग से दिखा रहा हूं है ना। तो एक्स एक्सिस के सोचना है और वाई एक्सिस के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है। तो एज फार एज द वाई एक्सिस इज कंसर्न, बॉलर ने कोई भी मोमेंटम नहीं दिया हुआ था, नहीं हमने सीधा फेंका, बिल्कुल स्पिन करा के सीधा फेंका हुआ है, तो भाई बॉलर ने हम जो मोमेंटम दिया हुआ है वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। अब देखो एक्स एक्सिस पे जैसे हमने दे दिया, अब वाई का जो डायरेक्शन है, अब देखो ये जो एक्सिस है ये वाई हो गया, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये जेड एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब देखो यहाँ पे 3-4 कॉन्सेप्ट्स आप बहुत आराम से समझ सकते हैं है ना। एक तो क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स, इंपल्सिव फोर्स, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। और काइनेमेटिक्स भी सीख लेंगे, कुछ वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे भी है ना। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ये क्या हो गया, जेड एक्सिस है। तो जो हमने शुरू में मोमेंटम दी थी, ये आप अज्यूम करो कि जिस समय बॉल रिलीज हो रहा है, ठीक है ना, जिस टाइम पे बॉल को रिलीज किया गया उस समय सपोज करो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हमने वेलोसिटी दी थी यू, ठीक है। मतलब जिस समय बॉल रिलीज हो रहा है हमने ये एक अजम्पशन लिया, बेबी अलग अलग केसेस में अलग अलग बॉलिंग के केस में इसको मैं चेंज भी कर लूं है ना, बट यहां मैं एक आइडियल स्टैंडर्ड सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस समय हाथ से बॉल रिलीज हो रहा है ऐसा, वो बिल्कुल हमने जो इंपार्ट किया है वेलोसिटी वो टुवर्ड्स एक्स, मतलब ये एक्स है, ये तो समझ आ रहा है, दिस वन इज वाई। अगर मैं बॉलर हूं यहां से बॉल फेंक रहा हूं है ना, तो ये सीधा जो पिच वाला लाइन है इट इज एक्स एक्सिस, पिच के परपेंडिकुलर अलोंग द ग्राउंड वाई एक्सिस, और जो ये वर्टिकल लाइन है इट इज जेड एक्सिस। यहां तक समझ आ रहा है। अब देखो
इनिशियली हमने जो बॉल को मोमेंटम दिया हुआ है वो अलोंग एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सपोज ये जो अलोंग एक्स हमने बॉल वेलोसिटी दी, सपोज इट इज u, ठीक है, इसको हमने वेलोसिटी दे दी, ये क्या हो गया u। यहां तक समझ आ रहा है? कोई डाउट है किसी को इसमें? नहीं। तो देखो एक्स एक्सिस पे हमने इनिशियल वेलोसिटी u दे दी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। वाई एक्सिस पे आ जाइए, जेड एक्सिस पे आ जाइए, एक्स एक्सिस लिख लिया हमने। अब जो एक्सेलरेशन है, जब आपने बॉल को रिलीज कर दिया तो डेफिनेटली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, है ना। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहां पे होगा? जेड एक्सिस पे। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग जेड एज वेल एज वाई बोथ आर जीरो, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो हमने यार वेलोसिटी दी है वो अलोंग एक्स एक्सिस दी है, ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन अलोंग जेड एक्सिस क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड्स है, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? माइनस जी लिख सकते हैं ना। तो देखो अलोंग जेड एक्सिस जो एक्सेलरेशन है इट इज माइनस जी, अगर हमने अपवर्ड्स को पॉजिटिव एज्यूम किया हुआ है तो लिख सकते हैं ना। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स जीरो, एक्सेलरेशन अलोंग वाई जीरो। यहां तक समझ आ रहा है? लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखो बॉल जब स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, इस मोमेंट पे ये जेड एक्सिस पे कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा, वी जेड नॉन जीरो होगा ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन। भाई एक हाइट से हमने फेंका है, तो फिर देखो एक पॉइंट ये भी कि अगर ज्यादा हाइट से रिलीज करेंगे तो वो जो जस्ट कांटेक्ट पे जो वो वेलोसिटी गेन कर रहा होगा वाई एक्सिस पे वो ज्यादा होगा, सॉरी जेड एक्सिस पे नहीं, क्योंकि भाई एक्सेलरेशन है। तो अगर मान लो ये ज्यादा हाइट कवर करके आता है नीचे, ठीक है, तो अगर ज्यादा हाइट कवर करता है तो ये नेचुरली क्या होगा? ज्यादा वेलोसिटी गेन कर रहा होगा, है ना। यहां तक समझ आ रहा है? अब सपोज इसने वी जेड वेलोसिटी गेन कर ली, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल अलोंग जेड एक्सिस जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द पिच। यहां तक समझ आ रहा है? बट वाई पे कुछ भी नहीं मिला है हमें, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड ये जो वेलोसिटी है वी वाई इट इज स्टिल जीरो, ठीक है। जो वी वाई है इट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ये क्या है? ये भी जीरो है, ठीक है ना। अब देखो बॉल गिरने के बाद ऐसा निकला, है ना। यहां से आपको सीधा, एक्चुअली वो स्पिन हुआ होगा, तो मैं यहां से अगर डायग्राम दिखाऊं तो ऐसा निकला है। इट मींस कि अब आपके पास जो वेलोसिटी देखो, जस्ट बिफोर कोलिजन वेलोसिटी जेड एक्सिस पे डाउनवर्ड्स थी, जस्ट आफ्टर कोलिजन ये अपवर्ड्स हो जाएगा, क्योंकि बॉल गिरने के बाद ऐसा निकला है, ये ट्रेजेक्टरी था, है ना। अगर मैं यहां से देखो कि बॉल हमने ऐसा फेंकने की कोशिश की, अगर बॉल ऐसा है तो गिर करके फिर ऐसा है, मतलब आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड जो बॉल का वाई कॉम्पोनेंट है, सॉरी जेड कॉम्पोनेंट है, वो अब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये बिफोर स्ट्राइकिंग था, है ना, और आफ्टर स्ट्राइकिंग क्या हो जाएगा? वी जेड डैश, ये पॉजिटिव होगा। वाई? भाई बॉल स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करके वो वापस आ गया। यहीं से देखो हमें मिलेगा फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट कि भी वो नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव क्यों हो गया, है ना। तो पहले यहां पे समझना, जेड एक्सिस पे बिफोर स्ट्राइकिंग जो कंपोनेंट था वेलोसिटी का वो डाउनवर्ड्स था, है ना। आफ्टर कोलिजन ये क्या हो गया? अपवर्ड्स हो गया, लिख सकते हैं। तो जो चेंज इन मोमेंटम आया अलोंग जेड एक्सिस, जो चेंज इन मोमेंटम आया अलोंग जेड एक्सिस, ये फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? वी जेड डैश प्लस वी जेड। व्हाट इज वी जेड? Velocity of ball along z axis just before striking the ground. And what is vz dash? Velocity of ball along z axis just after striking the ground. यहां तक समझ आ रहा है? तो जो चेंज इन मोमेंटम आया ये कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी इनटू मास ऑफ द बॉल, लिख सकते हैं। यहां तक समझ आया? तो ये जो चेंज इन मोमेंटम आया बहुत ज्यादा चेंज है भाई। पॉजिटिव जेड पे चल रहा था, नेगेटिव जेड पे आ रहा था, आफ्टर स्ट्राइकिंग पॉजिटिव जेड पे हो गया ये, है ना। तो यार जो चेंज इन मोमेंटम मिला है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो नॉर्मल रिएक्शन का जो इंपल्स आया, नहीं तो नॉर्मल रिएक्शन का इंपल्स जो आएगा, सपोज करो उसको हमने एन डेल टी लिख दिया, इट इज द इंपल्स अलोंग जेड एक्सिस, लिख सकते इट इज द इंपल्स अलोंग
z एक्सिस। समझ आ रहा है? तो ये जो इम्पल्स है ये इस चेंज इन मोमेंटम के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो डेल पी जेड ऐसा लिख सकते हैं आप। तो ये जो लिख दिया हमने इम्पल्स अलोंग z एक्सिस, है ना, ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर हुआ, है ना। यहां से n क्या पता लग रहा है, इम्पल्सिव है। यहां तक समझ आ गया। अब हम लोग y एक्सिस पे पहुंचते हैं, वो जो मतलब स्पिन होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था, मतलब बॉल के जो लाइन चेंज हो गई थी भी, ठीक है ना। तो यहां तक सबके समझ आए। अब देखो, जिस मोमेंट पे ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, उस समय फ्रिक्शन किधर आया, टुवर्ड्स द विकेट, लेग स्टंप की तरफ आया फ्रिक्शन फोर्स, बिल्कुल अलोंग वाई आप कह सकते। तो जिस मोमेंट पे स्ट्राइक कर रहा है उस मोमेंट पे एक इंपल्स आ गया इसमें, और वो किधर आया, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, ठीक है। ये इंपल्स क्यों आया, फ्रिक्शन क्यों आया था, ड्यू टू स्पिनिंग द बॉल, स्पिनिंग की वजह से फ्रिक्शन आया, नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव हो गया, ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया, इंपल्सिव हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स को क्या लिख दोगे आप, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें कि भाई अगर मैक्सिमम कितना हो सकता था, कि भाई वो से तो कुछ कम होना चाहिए, है ना। अगर मैक्सिमम की बात करें तो वो क्या होगा, म्यू एन डेल टी लिख सकते हैं। ये बिल्कुल लिमिटिंग केस दिखा है ना। फिर इस पे भी डिस्कस करें कि यार इससे कम होगा, बट इस पॉइंट तक जाने के लिए और क्या करना चाहिए हमारे को, ठीक है। तो हमने एक एग्जाम्पशन लिया कि चलो यहां पे आ गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस दे देगा, और ये चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस देने का मतलब क्या हो गया कि पहले हमारे पास वाई पे कोई भी वेलोसिटी नहीं थी, नाउ वी विल हैव सम वेलोसिटी अलोंग वाई आल्सो, सपोज इट इज वी वाई। समझ आया? तो देखो, जिस समय बॉल स्ट्राइक कर रहा था, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग इसके एक्स कॉम्पोनेंट थे, जेड कॉम्पोनेंट्स थे। समझ आया? आफ्टर स्ट्राइकिंग द बॉल, आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड क्या आ गया, एक वाई कॉम्पोनेंट भी आ गया ये, ठीक है। तो अब जो वेलोसिटी मिली है बॉल को वो किस तरफ है, एक्स कॉम्पोनेंट तो एज इट इज रह गया जो पहले था, ठीक है। वाई कॉम्पोनेंट हमारे पास कुछ आ गया और जेड कॉम्पोनेंट अपवर्ड्स हो गया। तो अब अगर ये वेलोसिटी मिल गई, है ना, देखना बिफोर स्ट्राइकिंग सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट और जेड कॉम्पोनेंट ऐसा था जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग। आफ्टर स्ट्राइकिंग ये जेड कॉम्पोनेंट इधर आ गया, एक्स ऐसा ही रहा, एक नया वाई आ गया। अब ये देखो, तीन वेलोसिटी का ये है। तो इन तीन का रिजल्टेंट क्या होगा, बॉल ऐसा आएगा, दिस वन इज एक्स कॉम्पोनेंट, ये स्पिन की वजह से आया, ये वाई कॉम्पोनेंट, और ये क्या हो गया, जेड कॉम्पोनेंट। तो फाइनली जो रिजल्ट आया वो देखो, ये तो बॉल ऐसा जो गिरा था हमारा, देखना बॉल ये आया था, अगर हमने हाथ ऐसा इसको स्पिन नहीं कराया होता तो सीधा निकलता, ये वाई वाला नहीं होता हमारे पास, ये वाई ड्यू टू स्पिनिंग मिला है हमारे को। मतलब क्या हो गया, ये बॉल गिर रहा है, ये ऐसा स्पिन होकर के फ्रिक्शन आया, अब ये देखो ऐसा निकल गया। लिख सकते, जहां तक समझ आ रहा है। तो एक जो नॉर्मल व्यू है वो आपको समझ आया होगा कि भाई क्या फिजिक्स लग रहा था, है ना। अब कुछ पॉइंट्स इसमें डिस्कस कर सकते हैं हम लोग कि यार जितना ज्यादा n होगा, ये n, उतना ज्यादा ये इंपल्सिव फ्रिक्शन आ सकता है। तो ज्यादा n लाने के लिए क्या करना चाहिए, y कंपोनेंट में जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, सॉरी z कंपोनेंट पे, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो जितनी ज्यादा फ्लाइट दे दो आप, ठीक है। तो फ्लाइट देते समय क्या होता है कि भाई हम बॉल को ऐसा फेंकते हैं, तो इनिशियली सिर्फ x कंपोनेंट नहीं, कुछ पॉजिटिव z पे भी वेलोसिटी देते हैं, नहीं बॉल ऐसा जाएगा। तो यार फ्लाइट दिया तो शुरू में ही हमने कुछ पॉजिटिव z पे वेलोसिटी दे दी, तो ये चेंज इन मोमेंटम और भी बढ़ जाएगा। और अगर ये चेंज इन मोमेंटम बहुत बढ़ता है तो ये क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट जो इंपल्सिव फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा था वो बढ़ गया, है ना। तो फाइनली वाई कंपोनेंट ज्यादा मिला। तो देखो जो एंगल बन रहा था बॉल का टुवर्ड्स द लेग स्टंप, वो एक्स का और वाई कंपोनेंट का रिजल्टेंट था। तो जैसे जैसे वाई कंपोनेंट आपका इंक्रीज होगा, ये देखो ये एक्स ये वाई, अगर वाई कंपोनेंट बहुत ज्यादा है तो जो रिजल्टेंट है वो टुवर्ड्स वाई होगा। जितना ज्यादा इसको बढ़ाएंगे तो ज्यादा स्पिन होता जाएगा। 90 इम्पॉसिबल दिख रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फिजिक्स, क्योंकि 90 होने के लिए एक्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये तभी हो सकता है कि जिस समय बॉल ग्राउंड को हिट कर रहा है बिल्कुल वर्टिकल हो जाए। अगर बिल्कुल वर्टिकल अगर ऐसा गिरता है, मतलब सीधा जेड पे स्ट्राइक करता हो, तो आफ्टर
स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, आफ्टर स्ट्राइकिंग द पिच, बॉल के पास एक वाई जेड कॉम्पोनेंट होगा और एक वाई कॉम्पोनेंट होगा, देन ये बिल्कुल 90 पे घूमेगा, है ना। तो फिजिक्स के रूल के हिसाब से प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं लग रहा अभी, है ना। हाँ, अगर ऐसा कोई तरीका जनरेट कर ले कि जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द पिच बॉल बिल्कुल वाई एक्सिस सॉरी जेड पे स्ट्राइक करे, तो शायद 90 पे स्ट्राइक करना पॉसिबल हो जाएगा, है ना। तो देखो, एक पॉइंट तो ये समझ आ गया कि ज़्यादा फ्लाइट दोगे तो ये आ गया। अब देखो, कहते हैं ना रफ पे डाल करके ज़्यादा फ्रिक्शन हो सकता है ना। तो रफ पे डाल करके क्या होगा कि अगर रफ, एक तो म्यू ज़्यादा होगा, है ना। कई बार आपने सुना होगा कि यार डस्ट है वहाँ पे, विकेट टूट गई है तो ज़्यादा स्पिन हो रहा है। तो यार विकेट टूट गई, वहाँ पे थोड़ा मतलब लूज हो गई है, वो जो सरफेस है वो थोड़ी लूज है ना। तो वहाँ पे ये लिमिटिंग तक पहुँच सकते हैं। बॉल हमने ज़्यादा स्पिन कराया हुआ है, ज़्यादा टेंडेंसी है, तो वो स्लाइडिंग की मतलब टेंडेंसी से ऊपर थोड़ी सी स्लाइडिंग की भी चीज़ आ जाए, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो फिजिक्स लग सकता था यहाँ पे, वो आपने देखा स्पिन बॉलिंग के अंदर, है ना। अब यही चीज़ ऑफ स्पिन में बॉल आप ऐसा घुमा के फेंकते हो, है ना। तो जब ऐसा घुमा के फेंका आपने, तो क्या हो जाएगा कि भाई जब जिस समय वो हिट कर रहा होगा, स्ट्राइक कर रहा होगा पिच को, उस समय टेंडेंसी बैकवर्ड स्लाइडिंग की होगी, तो फ्रिक्शन ऐसा होगा, तो ये इस तरह से स्पिन हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कुछ समझ आया होगा इसमें कि यार फिजिक्स क्या लगता है स्पिन बॉलिंग के अंदर, है ना। अब अगर आपको समझ आए तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, है ना। कुछ और अगर समझना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से रिक्वेस्ट भेजिए, है ना। मेरा जो प्लान है, मैं जो कल ही वीडियो एक डालूंगा इसमें, वो फास्ट बॉलिंग पे होगा, ठीक है। तो फास्ट बॉलिंग में वो तमाम चीज़ें एक एक सेशन में सीख लेंगे, है ना, कि रिवर्स स्विंग में बर्नौलीज का क्या रोल है ना। रिवर्सिंग चलो पुरानी गेंद से क्यों कराते हैं, एक तरफ साइन क्यों कराते हैं आप, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आएगा कि भाई नई बॉल से कैसे स्विंग कराते हैं बॉल, लेट स्विंग क्या होता है, एटमॉस्फेयर के कंडीशन का क्या, आपने सुना होगा ना, आप आए दिन सुनते रहते हो कमेंट्री में कि यार मॉर्निंग ऐसा है तो यार स्पिन ये स्विंग बॉलिंग होगी फास्ट बॉलर्स की, तो यार वो क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर का क्या रोल हो जाएगा ये फास्ट बॉलिंग के अंदर। तो वो तमाम चीज़ें सेशन बाय सेशन सीखेंगे। अगर आपको समझ आए, है ना, ये एक नया इनिशिएटिव है, ये बिल्कुल आपको नई चीज़ लगी होगी मेरे ख्याल से, है ना, कि यार फिजिक्स को समझना है, कूल तरीके से समझना है, और वाया वो मीडियम समझना है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अगर अच्छा ये पहला वीडियो है इस सीरीज़ का, है ना, तो इसमें इम्प्रूवमेंट की चांसेस है ना। तो आपके कमेंट्स आप जरूर भेजिए कि अगर आपको क्या लग रहा है और कुछ इसमें बेहतर किया जा सकता है ना। फर्स्ट वीडियो है ये, लेकिन नेक्स्ट कल ही डालेंगे, वो फास्ट बॉलिंग से शुरू होगा। क्रिकेट पे जो है वो मेरे ख्याल से 15 सेशंस है ना। तो 12 से 15 सेशन है, जिसमें ज़्यादातर बॉलिंग को लेकर के है, कुछ बैटिंग से भी रिलेटेड है, जहाँ पे हम लोग कुछ और इम्पल्स और चीज़ें सीख सकते हैं, है ना। तो ये आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसमें, है ना। कुछ और अगर आपको अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता तो डेफिनेटली डिसलाइक करिए इसको, ठीक है। दूसरा, अभी एक फुटबॉल के लिए भी मैग्नस इफेक्ट सीखेंगे, वो आज इवनिंग में ही शायद मिल जाए आपको, ठीक है। तो चलिए एक बार करते रहिए, और आपके सजेशंस मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा, उस पर एक्सिक्यूट भी करने की कोशिश करूंगा, ठीक करूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।